आई रियलाइज कि लोगों में ना सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। ओके अगर वो आप अचीव कर लेते हो तो आई थिंक इमोशनल अवेयरनेस भी आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट दे आर फीलिंग एंड व्हाई दे आर फीलिंग। ओके क्योंकि मतलब बहुत से लोग जो आते हैं थेरेपी में भी दे आर मोस्टली अनअवेयर कि हो क्या रहा है या चलने दें उसे। हाँ जी Confusions about what is happening around me, why I'm feeling so. ओके So therapy, I think, gives the answers to all these, and they feel fulfilled and they become better skilled. They have more tools to deal with situations in life. ओके तो आपका एक फ्रेमवर्क है रेक्टिफाई रिपेयर रिस्टोर एंड हील, वो बहुत सक्सेसफुल है। कैसे आपने उसे इतना सक्सेसफुल बनाया? कुछ भी if one day में नहीं हुआ. I started doing things one step at a time, I would say. Rectify, repair, restore is more about the changes that we bring in through therapy. Okay. अब एक specific चीज हम यूज करते हैं, that's called CBT, cognitive behavioral therapy. Okay. उसके अंदर जो आपके cognitive distortions होते हैं, cognition is basically your thought processes. Usually वो faulty होते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं तो repair. Okay. Then we restore with the we actually inculcate people how to inculcate masses कि आप अपना कैसे faulty thought process को reframe करो Okay. with the positive thoughts. So वहाँ CBT में ऐसा चलता है कि repair, restore and healing process Finally starts. heal. Yeah. हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड रियलिटी विद भारत सदाना, जहां मिलते हैं इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज से और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और आज की स्ट्रेसफुल लाइफ में आज हम मिल रहे हैं मिस अर्चना सिंघल जी से, हु इज अ साइकोलॉजिस्ट एंड फैमिली थेरेपिस्ट। आइए जानते हैं उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एंड हाउ दे आर डीलिंग विद दिस। मैम कैसे हैं आप? I'm good, thank you. How are you? ग्रेट। आपको मेंटल हेल्थ और फैमिली थेरेपी की फील्ड में आने का कैसे विचार आया, कैसे स्टार्ट हुआ? डे वन से यही प्लान था? No, not exactly. I think growing up years में मैंने बहुत लोगों को देखा जो ना अपने इमोशनल क्लाइमेट से बहुत परेशान रहते थे, हाइड करते थे. ओके So that made me very curious and maybe compassion led me to this field कि नहीं, I want to know more about the complexities of human nature and human behavior में हम क्यों लव करते हैं, क्यों हेट करते हैं, हर्ट होते हैं, हील होते हैं, how this all happens. ओके So that actually drew me towards this field and अच्छा। that's where I am now. ग्रेट ग्रेट। तो एज आई सेड, क्या डे वन से यही पर्पस था बचपन से ही, या ग्रोइंग एज से आपको ये? Yeah, growing up years I've seen a lot of people struggling. अच्छा So ध्यान हमेशा उसी तरफ रहता था कि क्या किया जाए जो लोगों के कॉन्फिडेंस को बेटर किया जा सके, या उनके इमोशनल नैरेटिव्स चेंज हो जाएं, उनकी स्टोरीज चेंज हो जाएं. अच्छा So that was the basic idea when I founded my company Mindful Counsel. इस सोच से कि लोगों का थेरेपी की तरफ ही नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ फोकस करना है. So that was the idea. कि अब कुछ ऐसा करते हैं where I can actually do something which changes the stories of lives of people. और ये आपने कब सोचा? Had been thinking, but life steps in, lot of things come up. आपका वर्क रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं. I'm into family business also. वो सब भी था. Then life cycle थी, life phases थे. Kids were there, looking after them. Now they have grown up, and I have plenty of time. So plenty of time at my disposal. I mean that way, कि मैं अपने हिसाब से अब twist and tweak कर सकती हूँ. मैनेज कर सकते हैं. So that's the reason I got into this, and from past 4 years, yeah, I have not looked back. Okay, great, great. तो क्या कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस या टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको पुश किया इस करियर में आने के लिए? I would say ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं था. Okay. I think I was born curious. अच्छा. ऑब्जर्वेशनल थी शुरू से ही. और आई हैव बीन अ टीचर. आई हैव टॉट किड्स. तो आपको कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी वाले स्किल्स तो आपके अंदर हो जाते हैं.
वो करते करते I got more interested into this field. Human behavior. Yeah, human behaviors, complexities, and then relational skills भी आपको आ जाते हैं once you get married. Then you learn to deal with so many other issues when you get married. Yes. So over the years, yeah, this was something that I actually decided to do eventually. कि yeah, this is where my this personal satisfaction will lie. Okay. Because idea यही था, compassion, empathy to change things around me. So that और was आई गेस ये सही आपने कहा कि एक मैनेज करने की स्किल और खासतौर से शादी करने के बाद वर्किंग वुमेन में तो होती ही है, उसे Yeah, बैलेंस और कैसे करना कुछ है रिलेशनल स्किल्स भी ज्यादा अच्छे से डेवलप हो जाते हैं ना आपके. हाँ जी, वो भी है Yes, क्योंकि वो बहुत चीज़ सारे है. मल्टीपल रिलेशंस हो जाते हैं फिर. तो आपने गोइंग फॉरवर्ड अपने लोगों की हेल्प करते हुए सबसे पावरफुल रियलाइजेशन क्या किया अबाउट ह्यूमन बिहेवियर? I realized कि लोगों में ना सेल्फ अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है. ओके. अगर वो आप अचीव कर लेते हो तो आई थिंक इमोशनल अवेयरनेस भी आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट दे आर फीलिंग एंड व्हाई दे आर फीलिंग. ओके. जब आपको उन चीजों के आंसर्स मिलने लग जाते हैं तो आप उनको हम्म. हैंडल करना भी सीख लेते हो. ओके. क्योंकि मतलब बहुत से लोग जो आते हैं थेरेपी में भी दे आर मोस्टली अनअवेयर कि हो क्या रहा है या चलने दें उसे. हाँ जी. Confusions about what is happening around me, why I'm feeling so. ओके. So therapy, I think, gives the answers to all these, and they feel fulfilled and they become better skilled. They have more tools to deal with situations in life. ओके. तो आपका एक फ्रेमवर्क है रेक्टिफाई, रिपेयर, रिस्टोर एंड हील, वो बहुत सक्सेसफुल है. कैसे आपने उसे इतना सक्सेसफुल बनाया? कैसे तो it was a journey, I would say again. कुछ Okay. भी one day में नहीं हुआ. I started doing things one step at a time, I would say. थोड़ा everyday work, and things got better. Rectify, repair, restore is more about the changes that we bring in through therapy. ओके. अब एक स्पेसिफिक चीज हम यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. ओके. उसके अंदर जो आपके कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस होते हैं, कॉग्निशन इज बेसिकली योर थॉट प्रोसेसेस, हाँ जी. यूजुअली वो फॉल्टी होते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं. तो रिपेयर, ओके. then we restore with the we actually inculcate people how to inculcate masses कि आप अपना कैसे faulty thought process को reframe करो ओके. with the positive thoughts. So वहाँ CBT में ऐसा चलता है कि repair, restore and healing process Finally starts. heal. Yeah. तो आई गेस ये सब नॉलेज से आता है, एक प्रॉपर नॉलेज से, With स्टडी जो experience. आपने की है विद एक्सपीरियंस एज वेल. I think psychology एक ऐसा field है जहाँ experience बहुत matter करता है. ओके. I have seen young psychologists struggling with so many issues themselves. So once you grow older, you age, you learn, you become Yes. pro at dealing with certain things. हाँ जी. मुझे लगता है कि आज मैं उस स्टेज में ज्यादा मेरे लिए अच्छा है this field, because I have been through all that. Okay. Once you have been through all that, you're able to guide better. Yes, you are absolutely right in this way. एक ऐसा इमोशनल इशू जो लगभग हर अडल्ट में होता है बट वो रियलाइज नहीं करते, आपके हिसाब से क्या है वो? There are many issues which we realize as we grow, ओके. as we age. I think जो अभी तक मैंने केसेस देखे हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा यही रहता है कि इमोशनल अवेयरनेस नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है. उनसे जुड़ते हुए सेवरल मल्टीपल इश्यूज क्रॉप अप हो जाते हैं. अच्छा. So when you don't know what you are feeling, why you are feeling, and what it is teaching you, तो प्रॉब्लम्स मल्टीफोल्ड बढ़ती चली जाती हैं. अच्छा. Instead of learning from what you are facing, people start getting troubled with the fact कि हम ये फील करे जा रहे हैं. Solution focused approach नहीं होती है. ओके. So that's how things get escalated in people's lives. अच्छा. और उससे फिर एटमॉस्फेयर आसपास का भी खराब होता है, Of course. है ना? लाइक यू आर डीलिंग विद फैमिलीज एज वेल. तो फैमिली का जो एटमॉस्फेयर है, घर का क्लाइमेट है, वो मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करता है? वही सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है. अच्छा. वो इसलिए बिकॉज एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं विच शेप अ ह्यूमन, साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी शेप करते हैं हमें, जो हम हैं. अब व्हाटएवर वी आर ईटिंग नरिशेस आवर बॉडी, व्हाटएवर वी आर जो हम फीड कर रहे हैं अपने आप को, वो बॉडी नरिश कर रही है. इसी तरह हम एटमॉस्फेयर से हमें क्या फीड हो रहा है वो हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे इमोशंस को शेप करता है. ओके. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो अगर घर में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स और लड़ाई झगड़े होते हैं, सो the kids start feeling unsafe. They don't come out with vulnerability. They don't learn to speak about their emotions. They don't understand their emotions. So this is how it affects us eventually, and that again in future when we grow as adults affects our choices of choosing partners. हम कैसे पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं वो भी अफेक्ट करती है वो चीजें, और उनके साथ हम आगे फर्दर इश्यूज से कैसे डील करते हैं.
Okay. सो हम हमारे जो प्राइमरी केयर टेकर्स होते हैं वो हमें कैसा माहौल दे रहे हैं उसके ऊपर हमारी पूरी पर्सनालिटी शेप करती है। ओके, जी, दैट्स अ बिग थिंग। तो अगर मैं इसमें पूछूं, यू आर अ फैमिली थेरेपिस्ट एज वेल, तो क्या परसेंटेज है कि बच्चों को भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है इन रेशियो विद अडल्ट्स एज वेल? बच्चों की एज का मतलब डिपेंड करता है कि किस तरीके की काउंसलिंग हो रही है उनकी। कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जहाँ काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ओके, बट अगर बिहेवियरल इश्यूज हैं तो वो काउंसलिंग जो होती है वो पेरेंट्स सेंट्रिक रहती है, चाइल्ड सेंट्रिक नहीं रहती। अच्छा, पहले उनकी पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है, उनके इश्यूज और उनके आपस के जो प्रॉब्लम्स घर में हो रही हैं जिस वजह से बच्चे के बिहेवियर में इश्यूज आ रहे हैं वो एड्रेस किए जाते हैं। पेरेंट्स के थ्रू बच्चों की काउंसलिंग होती है। वी डोंट यू नो meet with kids directly when they're young. So it's mostly parent centric. ओके, तो वहीं से ही रिपेयर वर्क स्टार्ट होता है। Exactly. Because जो रोल मॉडल्स हैं, बच्चे कुछ देख के बड़े होते हैं। हाँ जी। बच्चे लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ वर्ड बोलना सीख रहे हैं, they see us speaking first. Yes. ऐसे ही they see us dealing with certain situations first. हाँ जी। And that's how they learn to deal with, हाँ ये करेक्ट तरीका है, ऐसे डील करना होता है। या किसी ने हमें कुछ उल्टा बोला, वापस पलट के उल्टा जवाब देना होता है। ये हमने मम्मी से सीखा है या पापा से सीखा है। या मारना पीटना चिल्लाना, ये सब घर में जैसा माहौल होता है उससे सीखते हैं। उससे ज्यादा बच्चे एंगेज होते हैं। और ऐसा ही बच्चे तब भी सीखते हैं जब माँ बाप अगर झगड़ा हो भी रहा है तो रिपेयर कर रहे हैं बच्चे के सामने, तो बच्चा सीखता है कि हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट्स नॉर्मल है और चीजें गेट बैक टू नॉर्मल, आई एम फ्री टू फील सेफ अगेन। तो ये चीजें भी सीखते हैं, रिपेयर भी सीखते हैं पेरेंट्स से ही। हाँ, वहीं से ही। और अगर साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है घर में, फॉर एग्जांपल 15-15 20-20 दिन पेरेंट्स की आपस में बात नहीं हो रही है, तो बच्चे वही सीखते हैं कि हाँ नाराज होने का मतलब ये है कि बात बंद कर दो। सो द आइडियल रोल मॉडल होना बहुत जरूरी है जिसे देख के बच्चे सीख रहे हैं और फर्दर उनकी पर्सनालिटी बन रही है। एक आइडियल एटमॉस्फेयर होना आई गेस ज्यादा जरूरी है। एटमॉस्फेयर कैसे आएगा? ह्यूमंस से जो उसमें वहां रह रहे हैं, yes. और हाउ दे आर कंडक्टिंग देमसेल्व्स, दैट्स व्हाट किड्स लर्न। यस, एब्सोल्युटली राइट। आजकल लाइफ बहुत फास्ट है, फुल ऑफ स्ट्रेस, तो ऐसे कौन से छोटे छोटे मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं जो थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव कर सकें? या देयर इज लॉट ऑफ नॉइज, बहुत भागदौड़ भरी लाइफ हो गई है सबकी, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज वी सी दैट। तो ऐसे में ना कॉन्शियसली चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे we take out 10 minutes every day to self reflect, to ground ourselves. तो उससे ना आपको एक्चुअली तो सबसे पहले तो ये सीखना होता है कि बाउंड्रीज कैसे क्रिएट कर रहे हो अपने आसपास, कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, किससे सराउंड कर रहे हो अपने को, एंड आप पॉज ऑफन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। एग्जैक्टली 5-10 मिनट का पॉज लेकर के थोड़ा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया या 10 मिनट का मेडिटेशन किया इन बिटवीन द हसल बसल ऑफ लाइफ, वो बहुत जरूरी है। अगर आप वो प्रैक्टिस करना सीख लेते हो ना तो आपका इमोशनल इंटरनल क्लाइमेट ना ड्रास्टिकली चेंज होना शुरू कर देता है। Okay. So in this fast life it's important that you learn to take a pause. And वो जो pause होता है, stillness होता है, वो कोई luxury नहीं होती, वो survival है। It's very important that you do it because life ऐसी हो गई है। हाँ जी, fast, it's really fast. तो आज की फैमिली में एक ऐसा पैटर्न आ गया कि वो आपस में डिस्कनेक्ट हो गए हैं। There is no emotional thing. ऐसा क्यों है? कुछ तो उसका क्रेडिट हम इस फास्ट लाइफ को दे देते हैं। हाँ, कुछ एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, लाइक सभी लोग गैजेट्स पे बिजी हैं, खाना खा रहे हैं तो भी फोन पे एंड ऑल, दीस थिंग्स हैव डिस्कनेक्टेड अस अ लॉट विद ईच अदर व्हेन इट कम्स टू फैमिली। एंड पैटर्न कुछ ऐसा हो गया है कि लोग अपने अंदर वैलिडेशन या अपनी फैमिली से ना सीख करके स्ट्रेंजर्स से वैलिडेशन सीख करते हैं कि हमारी पोस्ट पे कितनी लाइक्स आ रही है, सारा समय ध्यान है स्टोरी पे कितने व्यूज आ गए हैं। सो ये एक मेजर रीजन है डिस्कनेक्शन का। बट वही है कि हाउ थिंग्स चेंज, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियसली चूजिंग थिंग्स कि आप एग्जैक्टली किस चीज से अपने आप को फीड कर रहे हो, अपने अंदर क्या फीड कर रहे हो। क्या यंग जनरेशन में ऐसा देखा जाता है कि वो पेशेंस की कमी है उनमें? जैसे आपने एक बार कहा सोशल, दिस इज व्हाट दे आर सीइंग एंड सो दे आर लर्निंग। यस, आई गेस। तो जब फाइनेंशियल या करियर डिसीजन स्ट्रेसफुल हो जाए तो हेल्दी कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं? एक ना ये डेली रिचुअल क्रिएट करना होता है। इट्स नॉट लाइक कि कोई क्राइसिस कॉन्वर्सेशन है तो आप डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस इनिशिएट कर रहे हो। इट हैज टू बी अ डेली कल्चर का पार्ट कि हम एज अ फैमिली या फ्रेंड्स या कोई भी और रिलेशन है जहाँ हम डेली चेक इन लें एक दूसरे से। हाउ यू हैव बीन फीलिंग इमोशनली, आपको कैसा फील हुआ, हाउ वाज योर डे लार्जली, where did you feel stuck, what was the highlight of the day। तो इस तरह से conversation start daily होनी चाहिए। At least 5-10 minutes you should be giving to all whichever relations you want to give time to,
इवन स्पाउसल रिलेशनशिप सफर की टाइम नहीं है, आ गए घर में, खाना खाया, टीवी देखने बैठ गए और उसके बाद सो गए, सो नो इमोशनल चेक इन। ओके, वाइफ्स कीप कंप्लेनिंग कि समय नहीं है, समय नहीं। हस्बैंड कह रहा है मैं तो डिनर पे लेके गया था अभी, हमने तो मूवी देखी थी साथ में, बट वेयर इज द कन्वर्सेशन? क्योंकि यू आर शोविंग द डिफिकल्ट टॉपिक्स अंडर द रग, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट देम। सो टॉकिंग ऑन रेगुलर बेसिस इज इम्पोर्टेंट। वो डेली रिचुअल, डेली कल्चर का पार्ट होना चाहिए, rather than a formality, rather than just initiating it and in a crisis वाला situation. It should be yes, daily ritual, ताकि वो situation आए ना crisis वाली। Daily connection is important, especially थोड़ा women का emotional climate is different than men, so they want daily connection more than men. मतलब more than men accept, they also want it, they don't accept it or maybe don't realize it because they are constantly into that, you know, that mode where they have to be the bear the pressure of a resource earner of the family, so it gets tough for both, I would say. ये आपने सही कहा, क्योंकि दोनों का एक इमोशनल बैलेंस अलग है, मेन एंड women का। They think differently, they act differently, their needs are different, but largely एक चीज कॉमन है दोनों में, because all humans want to be understood. Yes, सही बात है। क्या थेरेपी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होती है या प्रिवेंटिव भी हो सकती है इन फैमिली डायनामिक्स? Of course, it is mostly preventive. I think लोगों में एक मिसकंसेप्शन मिथ है माइंड में कि अगर हम काउंसलिंग ले रहे हैं, कपल काउंसलिंग ले रहे हैं, तो हमारा रिलेशनशिप फेल हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है। हाँ जी। इसका मतलब ये होता है, अगर आप फिर भी थेरेपी में आ रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप इतना ज्यादा केयर करते हो उस रिलेशन की कि आप उसे ग्रो कराना चाह रहे हो इंस्टेड ऑफ लेटिंग इट फेल। आप कोशिश कर रहे हो, वो चीजें इतनी मैटर कर रही हैं आपको दैट यू आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट फिक्सिंग द इश्यूज ऑलरेडी देयर और मे बी ट्राइंग टू ग्रो टुगेदर। सो थेरेपी का मिसकंसेप्शन जो है ना, लोगों के जो दिमाग में स्टिग्मा है, दैट आई वुड लाइक टू एलिमिनेट by saying कि it's important. Every human is dealing with something. Everybody is fighting their own war, but the fronts are different. सही बात। So the thing is, you just can be kind to understand कि हर कोई issue से deal कर रहा है, and seek therapy, help from a good friend maybe. If not, if you don't feel like coming to therapy, at least have real conversations, because उसी से आप जो है ना authenticity आपकी establish होती है, and you become your own self. Okay. सही बात है। तो एक एडवाइस जो हर कपल या पेरेंट को समझना चाहिए, टू इग्नोर एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। एवरीबडी शुड लर्न टू टेक अ पॉज। ओके। क्योंकि आप जब कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे एक मोमेंट पहले आप ट्रिगर होते हो एंड देन यू लैश आउट या येल ऑन समबडी। वो उन दोनों के बीच में एक टाइनी मोमेंट होता है, उसे टेम करना, उसे ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। सो आई वुड से कि उसी पे काम करना होता है। इट्स लाइक गोइंग टू जिम एंड बिल्डिंग अ मसल। आई ऑलवेज से दिस एवरीवेयर। ओवरनाइट नहीं होगा, ऐसा भी होगा कि 5 बार कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो एक बार आपने लैश आउट कर ही दिया, बट दैट इज आल्सो गुड। आउट ऑफ 5 you at least would not lash out 4 times. Yes. So slowly and gradually maybe you'll get better at dealing with conflicts. Take a pause, maybe deep breathe, थोड़ा grounding techniques कर लें, and things calm down yourself a little. Maybe you can always say in a conflict कि this is getting really disrespectful and I think I need to calm down. Give me 5-10 minutes. I'll get back to this. Take a break, take a pause, and then reply mindfully. तो ऐसा भी हो सकता है कि why only me, कि हर बार मैं ही क्यों नहीं, उनके लिए नहीं है। That's again a misconception कि अगर मैं इमोशनल रेगुलेशन प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मेरी ईगो हर्ट हो रही है, वो क्यों नहीं कर रहे? ऐसा आप उनके लिए तो कर ही नहीं रहे हो, आप अपने लिए ही कर रहे हो, बिकॉज झगड़ा करके कॉन्फ्लिक्ट में आके मेंटल पीस आपका ही जा रहा है। सो अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो आपको अपने आप को रेगुलेट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आप दूसरे को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपने रोल को ध्यान दे सकते हो कि आपका क्या रोल है इस कॉन्फ्लिक्ट में और आप कैसे चीजों को चेंज कर सकते हो अपने एंड से। इफ यू रिस्पेक्ट दैट रिलेशनशिप, हाँ ऑफ कोर्स, दैट्स तो प्रेरिक्विजिट। हाँ जी। आज की यंग जनरेशन जो है इस तरह से चलती है कि किसी ने कुछ भी बोल दिया और वो हर्ट हो जाते हैं। क्या उन्हें सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि इतनी अथॉरिटी किसी को नहीं देनी चाहिए? होनी चाहिए बट नहीं है। प्लस देयर इज लैक ऑफ इमोशनल रेगुलेशन आल्सो, टू मच वही बात है कि कुछ माहौल ही ऐसा है, सोशल मीडिया पे कंटेंट भी कुछ ऐसा आ रहा है जहाँ रिएक्शंस और रिएक्टिवनेस दिखाई जाती है। वे किसी ने बोल दिया तो लगा दो जी उसकी क्लास अच्छे से, चिल्ला दो, और रोड रेज भी इतना, मतलब these are all the common things. कोई जानबूझ के नहीं करता, बट रिएक्शंस और रिस्पॉन्डिंग में फर्क समझना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्स इज माइंडफुल,
थिंकिंग के बाद आप जो जवाब देते हो वो रिस्पॉन्स होता है, और जो आप एकदम से फट पड़ते हो वो रिएक्शन होता है। ओके, सो वो दोनों के बीच में डिफरेंस लोगों को कम समझ में आता है, स्पेशली द यंग जनरेशन, दे नीड टू लर्न इट। एंड ऐसा नहीं है, आई हैव सीन लॉट ऑफ यंग किड्स हु हैव बीन वेरी सेल्फ अवेयर, एंड दैट अगेन आई वुड से लॉट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इट। कि आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि आपके फादर जो है लड़ झगड़ लेते हैं, कोई कुछ बोलता है फटाक से जवाब दे देते हैं, चिल्ला देते हैं, या अपनी हेल्प्स पे चिल्लाते हैं, सो यू लर्न दैट टू। लेकिन अगर आप देखते हो वहीं की पेरेंट्स हमारे बहुत ग्राउंडेड हैं, हेल्प्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सो दे आल्सो बिकम रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम। अगर फादर को किसी ने देख लिया कि किसी ने गाड़ी पे हल्का सा स्क्रैप कर दिया, तो चिल्ला रहे हैं या कह रहे हैं चल यार कोई बात नहीं, ठीक है, चल चल भाई चलते हैं, तो वो भी वही सीख जाते हैं। वही बात है कि आप क्या देख रहे हो ग्रोइंग अप, बहुत चीजें मैटर करती हैं। व्हाट यू आर सीइंग इज व्हाट यू आर लर्निंग। तो आप एक डिजिटल क्रिएटर भी हैं, ऑथेंटिसिटी कैसे मेंटेन करते हैं अपनी पीस को प्रोटेक्ट करते हुए भी? Authenticity, तो I take examples from real life. Whatever I'm seeing, I pick and educate and reflect on that on my page. Mostly the content is educative, largely reflective होता है, because जो मैं फेस कर रही हूँ, जो मैं देख रही हूँ अपने आसपास, जो मैं लोगों को समझा रही हूँ, this is what I'm creating. Lot of couples come to me, तो जो general issues वो फेस कर रहे होते हैं उससे related content I post. It's mostly real life. Whatever I'm seeing, that's what I'm making people learn. आप एक बहुत ही मीनिंगफुल कंटेंट बनाते हैं, लेकिन लार्जली कंज्यूम किया जाता है क्रिंज कंटेंट, ऐसा क्यों? चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस। अगर मैं माइंडफुली ये चूज कर सकती हूँ कि मुझे अपने अंदर क्या मतलब मैं क्या कंज्यूम कर रही हूँ डेली बेसिस पे, या मैं किन लोगों से अपने आप को सराउंड कर रही हूँ, तो ये चॉइस ही है ना। हाँ जी। लॉट ऑफ पीपल लाइक क्रिंज, सो दे चूज, एंड I would say toxic content देख करके अपना दिमाग को टॉक्सिफाई करते हैं। Some people don't. So it's a matter of choice. Everyday choices that you make matter, and that these are the things that make lot of difference in longer run also. कि आप कैसे चीजों से डील कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या कंज्यूम कर रहे हो, क्या वॉच कर रहे हो, all that brings. क्योंकि हो क्या रहा है, एक सर्कल बन रहा है, टॉक्सिक कंटेंट बनता है, फिर कंज्यूम ज्यादा किया जाता है, तो फिर वही दोबारा ज्यादा बनाया जा रहा है। वायरल होने के लिए बच्चे कुछ भी बनाते हैं, या आई वुड से कि कुछ बच्चों से कंटेंट भी बनवाया जाता है, just to gain attention. सोशल मीडिया की एल्गोरिथम, इंस्टा की एल्गोरिथम, आई हैव स्पोकन अबाउट दिस अर्लियर आल्सो। एल्गोरिथम ही ऐसी है, जो ज्यादा वॉच होगा, जैसा कंटेंट देखोगे वैसी रील्स आती जाएंगी। डेटा साइंस है वो तो खैर। और एल्गोरिथम भी ऐसे कि जैसा कंटेंट आप देख रहे हो उसी को पुश मिलता जाएगा कि फर्स्ट 1 आवर में जितनी लाइक्स और कमेंट्स आ गए आपकी रील को या पोस्ट को कमेंट्स मिलते हैं, विजिबिलिटी ज्यादा होती है। बट ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है, उसे छोड़िए सोशल मीडिया क्या कर रहा है, बट आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। जनरल ट्रेंड बनाने वाले भी बहुत है, ट्रेंड सेटर्स भी बहुत हैं, फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं, लीडर्स भी बहुत सारे हैं। यू चूज टू बी व्हाट यू वांट टू बी। तो सोशल मीडिया में जो जहाँ एक एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी है, ट्रोल भी बहुत किया जाता है। आप पर्सनली कैसे बैलेंस बनाते हैं चीजों में? ट्रोलिंग का एक्सपीरियंस बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक तो नहीं है। अगर मीनिंगफुल कंटेंट, बट अगर होगा, मैं तो कंटेंट कुछ वैसा बना ही नहीं रही जो किसी को ऑफेंड कर रहा हो। इट्स मोस्टली एजुकेटिव, सो आई डू नॉट लाइक टू बी द वन इन कंट्रोवर्सी एवर। ठीक है, माय पर्पस इज गेटिंग फुलफिल्ड विद माय पेज। तो बहुत ज्यादा वो है नहीं। इनफैक्ट आई गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम सिमिलर काइंड ऑफ अकाउंट्स। कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सो मेनी अदर पीपल हु आर डूइंग सो मच बेटर, and they are like a motivation कि हाँ बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है, lot of educative content is there. That's it. तो you are satisfied with that. Yes, ठीक है। एक मेंटल हेल्थ मंत्र क्या होगा आप जो यूथ को बताना चाहे for their betterment? Learn to take a pause and be mindful about the moment. बहुत ज्यादा पास्ट को करेक्ट करने की कोशिश करना या फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, it doesn't help. One day at a time, one step a day. क्योंकि वो वन स्टेप करके ओवर द एंड, मतलब बाय द एंड ऑफ द ईयर कितने सारे स्टेप्स अक्यूमुलेट होके आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो, ये थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना जरूरी है। बहुत ज्यादा आगे का सोचने से भी कुछ नहीं होगा। सो आई वुड सजेस्ट द यूथ ऑफ टुडे टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट प्रेजेंट, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, दैट हेल्प्स। तो क्या लाइक्स और फॉलोअर्स सबकॉन्शियसली लोगों को सेल्फ फीलिंग को अफेक्ट कर रहे हैं? ऑफ कोर्स, बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक कॉम्पिटिटिव मोड में आ जाते हैं सब। अच्छा, कि उसकी पोस्ट पे इतने लाइक आए, उसने इतने ज्यादा कमेंट्स कैसे ले लिए अपनी पोस्ट पे, तो दीस थिंग्स हैपन। बट वही बात है कि आप इंस्पायर भी हो सकते हो।
हाँ जी। कंपैरिजन कई तरीके का होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड, तो आप इंस्पिरेशनल वे में भी ले सकते हो उसको, दैट शुड प्रोपेलिंग यू टू मेक यू नो टू डू बेटर। और कई बार यू फील बैड अबाउट दिस थिंग कि आप उतना अच्छा क्यों नहीं कर पाते, बट दैट शुड बी मोटिवेशनल आई थिंक। तो उसको चैनल करना तो हमारे हाथ में ही है ना, हमारे हाथ, तो वो करना बहुत जरूरी है। You often speak about self-awareness being the foundation of strong relationship. How can we cultivate that thing in daily life? I think we need to start small. Notice the triggers. आपके अंदर क्या हो रहा है, आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है जब आप ट्रिगर हो रहे हो, कैसे आपको अपने आप को सूद करना है उस समय, और कैसे आप थेरेपी में जाके वो सब लर्न कर सकते हो। सो दीज छोटी स्मॉल थिंग्स ब्रिंग लॉट ऑफ डिफरेंस इन द लॉन्गर रन। और आई थिंक ये जो सेल्फ अवेयरनेस वाला काम होता है ना, ये कोई ना वीकेंड प्रोजेक्ट नहीं होता, इट हैज टू बी डन डेली। जब आप डेली थोड़ा थोड़ा अपने आप के बारे में अवेयर होगे, समझोगे कि आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है सर्टेन सिचुएशंस में, कोई आपको बोलता है कुछ भी तो आप कैसे ट्रिगर होते हो, और उस समय आप माइंडफुल पॉज लेकर के कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हो, दैट कम्स विद प्रैक्टिस। सो अपने इनर क्यूज को जब आप बेटर समझने लगते हो तो आप सिचुएशन से भी बेटर डील करने लगते हो। देखो अब आज की लाइफ में आई गेस अभी भी अवेयरनेस की कमी है। आपको रेगुलर हेल्थ को तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया जाता है। या बिकॉज आपका ऐसा कहना कुछ? बिकॉज ये स्टिग्मा है ना मेंटल हेल्थ के अराउंड, पीपल फील वीक कि हमें, मतलब अभी भी वो एक इट्स अ मैटर ऑफ डर, आई वुड से। लोग डरते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने के लिए। आज कितने ही ओपन हो गए हो उन चीजों को बात करने के लिए, मेंटल हेल्थ के जहाँ इश्यूज आते हैं, थिंग्स गेट फॉर्मिडेबल। आई थिंक है वो स्टिग्मा अभी भी। कई सेलिब्रिटीज ओपन होके बोलते हैं कि आई एम इन डिप्रेशन और समथिंग, लेकिन एक जनरल जो है लोग हैं वो नहीं बोलते हैं। हाँ, वो उनको लगता है कि जब तक चोट फिजिकल नहीं है तब तक कोई जरूरत ही नहीं है। बट स्लोली बट ग्रेजुअली थिंग्स आर चेंजिंग आई थिंक। बहुत बेटर हुआ है, आई वुड से सिटीज में बेटर हुआ है, बट हाँ इन द एरियाज लाइक विलेजेस और समथिंग अभी भी वो है, स्टिग्मा है वो। बट इट विल गेट बेटर विद टाइम, विद लॉट ऑफ पीपल कमिंग अप and speaking about their issues. That has changed things. At least in the educated masses, things have changed, I would say. Okay. So, how can one differentiate between healthy self-care and emotional escapism? Healthy self-care वो होती है जो आपको अपने आप से ज्यादा कनेक्ट कर देती है। जैसे अगर आप कोई पॉज ले रहे हो, या किसी आप फॉर एग्जाम्पल you're going for a retreat to connect with yourself, और वहां जाके आप रेस्ट के नाम पे सिर्फ एस्केप कर रहे हो काम से, तो वो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा व्हेन यू आर बैक फ्रॉम द रिट्रीट और व्हेन यू आर बैक फ्रॉम द रेस्ट। अगर आप ज्यादा सेल्फ अवेयर, ज्यादा अपने आप से कनेक्टेड फील कर रहे हो, दैट मींस इट्स अ हेल्दी सेल्फ केयर प्रैक्टिस। बट अगर आप और भी ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए हो चीजों से, लोगों से, एंड यू आर जस्ट अवॉइडिंग वर्क, दैट इज एस्केपिज्म। ओके। फॉर समवन स्ट्रगलिंग विद हार्टब्रेक, लोनलीनेस, इमोशनल बर्नआउट, तो ऐसा कौन सा एक स्मॉल मीनिंगफुल आप स्टेप बता सकें फॉर देयर बेटरमेंट? Yeah, so we need to start here with gentleness. आपको अपनी पेन को ना फिक्स नहीं करना होता, you just have to meet it. Okay. एक छोटा सा सेंटेंस that yeah I'm hurting and it's okay that I'm hurting, वो भी आपको थोड़ा सा सूद कर देता है। And one tip that you ask for, I think it would be don't isolate yourself. हाँ जी. Speak to someone, seek a therapist, help of a therapist, or maybe speak to some friend of yours you can confide in, या पेरेंट्स से बात कर सकते हैं अगर आप उनके क्लोज हैं तो। Just reach out. It's important that you reach out, क्योंकि अपने इमोशनल जो आपका टर्मोइल चल रहा है उसको स्पाइरल होते देना is not a good thing. हेल्प लेने में कोई शाइनेस नहीं होनी चाहिए। It's an act of courage, I think. To seek help is being courageous. Yes. तो now we are starting the rapid fire round. एक डेली हैबिट जो आपका मूड इंस्टेंटली बूस्ट कर दे। Morning walk. Great choice. एक इमोशन जो लोग सप्रेस करते हैं और जो नहीं करना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे इमोशंस हैं वैसे तो, बट इट्स मोस्टली फियर ऑफ एनीथिंग। एक्सप्रेस करेंगे तो रिजेक्शन का फियर, अपना ट्रू सेल्फ दिखाने का फियर। ओके। हील द माइंड और हील द होम, आपके हिसाब से पहले क्या आता है? माइंड एंड देन होम विल फॉलो। ओह ग्रेट। वन पीस ऑफ एडवाइस जो इमोशनली स्ट्रक किसी को भी हेल्प कर सकती है? स्पीक टू एनीवन हु कैन बी ऑफ हेल्प, थेरेपिस्ट like me or maybe friend or family, whosoever. और finally, beyond reality आपके लिए क्या मीनिंग रखता है? Your thoughts about this podcast? I think it's going to create a lot of awareness, much needed awareness in the field of mental health, because
लोगों के दिमाग में अभी भी यही है कि फ्रैक्चर हुआ है तो डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन अगर आप इमोशनली स्ट्रगल कर रहे हो तो मतलब इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट. आई थिंक वो सबसे ज्यादा जरूरी है. एंड आई रियली अप्रिशिएट द अवेयरनेस यू आर ट्राइंग टू क्रिएट हियर. एंड थैंक यू सो मच. थैंक्स टू यू. तो फाइनली मेरे व्यूअर्स को बताइए, अगर वो आपको फॉलो करना चाहे तो कहाँ कर सकते हैं, और एक फाइनल लाइफ मंत्रा जो उन्हें फॉलो करना चाहिए. Yeah, so if anybody wants to reach out to me, you guys can connect with me on my Instagram page with the name Mindful Counsel. You can DM me there and see the kind of content I share there for educational purpose, of course. And a lot of reflective content is there, a lot of tools are there which can be helpful. Plus there's this my website, mindfulcounsel.com. You can reach out to me through that also. And the life mantra, yes, it would be take a moment to pause, connect with yourself every day. It should be a daily practice. Journaling कीजिए, meditation कीजिए, pauses लीजिए, create a ritual to connect with yourself every day. And yes, that's how you'll grow as a person. So this was a great podcast, I would say. हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. हमने बहुत सारे मिथ भी बस्ट किए. There is no harm in seeking help. अगर आपको हेल्प चाहिए तो just avoid fear and बोलो. सेल्फ वैलिडेशन के पीछे क्यों भाग रहे हैं लोग, हमने बहुत सारा डिस्कशन किया. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप फॉलो कीजिए मैम को. उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इस समय आपके स्क्रीन पर है, और इसी तरह के और एपिसोड्स देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, भारत सदाना ऑफिशियल को. मिलेंगे बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट गेस्ट के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय.